Assalamu alaikum. I hope everyone who is listening to my lecture would be safe and healthy. सो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोग कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे और शायद एक आध न्यूमेरिकल भी हमने कवर किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर न्यूमेरिकल्स से। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारा एक टॉपिक रह गया था, वो भी मुझे याद है, वो भी हमें कवर करना है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं 11.2 से। मे बी शायद ही हमने कवर कर लिया हो, लेकिन 11.3 के लिए ये ज़रूरी था। तो 11.2 का जो क्वेश्चन है, 11.2 का जो टॉपिक है वो है लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कि एक स्टील की रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है और उसकी आफ्टर हीटिंग लीनियर एक्सपेंशन के बाद उसकी लेंथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके अंदर दो पैरामीटर हुआ करते थे, L1 L2, और दो टेम्परेचर के पैरामीटर हुआ करते थे, T1 T2। तो इनिशियल जो पैरामीटर होते थे वो L1 T1 हुआ करते थे, और जो फाइनल आफ्टर हीटिंग पैरामीटर्स हुआ करते थे तो वो L2 और T2 हुआ करते थे। तो ये बात क्वेश्चन में क्लियर है कि 60, ये जो 0.2 सेंटीमीटर है ये एग्जैक्ट लेंथ है। एग्जैक्ट का मतलब क्या है? बिफोर हीटिंग। तो ये L1 हो गया, और उस वक्त जो टेम्परेचर होगा यकीनन वो T1 होगा। तो L1 हमारा 0.2 सेंटीमीटर हो गया, T1 हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मुझसे पूछ रहा आप लेंथ बताओ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मुझे T2 गिवन है, L2 निकालना है। अच्छा, इसके अंदर एक पैरामीटर यूज़ होता है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो है वो हमें बुक के पेज नंबर 91 से मिल जाएगा। स्टील रॉड का आप जाके अल्फ़ा के टेबल में चेक कीजिएगा तो आपको अब वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 11 एक्सपोनेंट -6 सेंटीग्रेड इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में मुब्तला हो जाते हैं कि कैनॉट इंजन को न्यूमेरिकल्स के अंदर तो हम केल्विन में कन्वर्ट किया करते थे, तो हम इन न्यूमेरिकल के अंदर केल्विन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे? तो देखें, इसका रीज़न ये है कि अल्फ़ा हमारे पास सेंटीग्रेड इन्वर्स में है। तो जब भी अल्फ़ा सेंटीग्रेड इन्वर्स में होगा ऑलवेज़ हम T1 और T2 को सेंटीग्रेड में ही रखेंगे। लीनियर एक्सपेंशन का हमारा फॉर्मूला सिंपल था, L2 = L1 1 + अल्फ़ा डेल T। L1 हमें गिवन है, अल्फ़ा हमें गिवन है, T2 हमें गिवन है, T1 हमें गिवन है। हमने सिर्फ वैल्यूज़ रखी हैं। इनको मल्टीप्लाई पहले कराया जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वो ऐड किया जाएगा 1 में, और इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये आंसर बनेगा। जब ये आंसर बन जाएगा ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 से और हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो L2 भी मीटर में आएगा। अगर आप इसको सेंटीमीटर में छोड़ रहे हो कोई मसले की बात नहीं है, L2 भी सेंटीमीटर में आएगा। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 11.2 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब 11.3 की बात करते हैं। अच्छा, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पे बात क्लियर मेंशन कर दी है, दो टेम्परेचर दे दिए ये। अच्छा, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है जिसमें T1 0 है, T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, R मेरे पास 0.4 मीटर है। चेंज इन वॉल्यूम निकालना, यानी मुझे डेल V चाहिए, ठीक है, ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर। एल्युमिनियम स्फीयर का मुझे हिंट दे दिए कि एल्युमिनियम है, और उसकी जो शेप है वो स्फीयर है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम के लिए यकीनन अभी मैं बताऊंगा वॉल्यूम के लिए मुझे कुछ शेप का पता होना चाहिए कि वो सिलेंड्रिकल है कि स्फीयर है या क्या शेप है उसकी। तो उसने क्लियर कर दिया स्फीयर है, ठीक है। तो अगर मैं डेटा की बात करूँ, डेल वी निकालना है, R गिवन है, T1 गिवन है, T2 गिवन है। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में एक प्रॉब्लम थी हमारे पास। वो प्रॉब्लम ये थी कि हमें बीटा चाहिए होता था, अल्फ़ा तो लीनियर का था, लेकिन मसला ये है कि हमें जो गिवन होगा बुक के अंदर वो अल्फ़ा गिवन होगा, तो बीटा कैसे आएगा? एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर, अभी हम इसे देखते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम हमें निकालना है। रेडियस गिवन है, T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, और यहाँ पर अल्फ़ा ये मैंने बुक से वैल्यू लिखी है। V1 मुझे निकालना है, और बीटा मुझे, उसके लिए मुझे बीटा की ज़रूरत होगी। क्या बोलना चाह रहा हूँ मतलब ये कि डेल वी का फॉर्मूला है बीटा V1 डेल टी, ठीक है। मेरा टारगेट तो डेल वी निकालना है ना। अब उसके लिए मुझे V1 भी चाहिए और मुझे बीटा भी चाहिए। अच्छा, डेल वी का फॉर्मूला है बीटा V1 डेल टी। इसमें मुझे पता क्या क्या है, मुझे डेल टी नोन है। बस अगर आप फोकस करें इस बात पे, तो मैंने पीछे बताया था कि T2 - T1 के थ्रू डेल टी तो ईजिली आ जाएगा। ये रहा T2, ये रहा T1, ये रहा,
डेल टी बहुत ईजिली आ गया। लेकिन बीटा और V1 कैसे आएगा, तो बीटा की हमने पूरी एक डेरिवेशन करी थी, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा करके, उसमें मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा दिया सिंपली और मेरे पास बीटा बहुत ईजिली आ गया। यूनिट का खास ध्यान रखिएगा, सेंटीग्रेड इनवर्स में होगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैंने अभी बताया कि एल्युमिनियम की जो शेप थी वो स्फेयर थी और वॉल्यूम का फॉर्मूला शेप के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लें, रट लें, सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोग रट लें, स्फेयर के लिए फॉर्मूला फिक्स है। V1 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस क्वेश्चन में पहले से गिवन था, तो रेडियस मैंने पुट कर दिया, पाई 3.142 पुट होगा, ये डिवाइड होगा, इसको जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई इससे होगा, वो मल्टीप्लाई होगा 0.4 के क्यूब से, ये ध्यान में रखिएगा, 0.4 के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो वॉल्यूम मेरे पास V1 जो आएगा वो 0.26811 मीटर क्यूब आएगा। मीटर क्यूब पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि रेडियस मुझे मीटर में गिवन था, इसलिए मेरा वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया। लेकिन मेरा टारगेट V1 निकालना नहीं था, V1 तो मुझे निकालना पड़ गया क्योंकि मेरा टारगेट डेल V निकालना था। तो डेल V इक्वल टू बीटा V1 डेल टी है। बीटा मेरे पास ये वैल्यू यहाँ से आ गई, V1 मेरे पास ये आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैंने डेल टी, T2 माइनस T1 पहले ही निकाल लिया था, आप चाहे पहले ही निकालना है, आप नहीं चाहते कोई मसले की बात नहीं, आप यहाँ पे 100 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास डेल V ये आ गया मीटर क्यूब। और अगर मैं इसे बुक का आंसर बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने पॉइंट थोड़े से पीछे शिफ्ट कर दिए, तो ये आंसर इसका ये बन गया, ठीक है, 0.00019 मीटर क्यूब। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं अपने पास। तो 11.3 में भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा 11.4 जो है ये आप लोग के लिए न्यू न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने नहीं किया। 11.4 से अब जो मैं करा रहा हूँ 11.4, 11.5 ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कवर नहीं किए। 11.4 में रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक पैरामीटर है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ एज इट इज़, तो 11.4 में बोल रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला क्या है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। इसमें ये बात तो क्लियर होनी चाहिए, टेम्परेचर गिवन है 800 केल्विन के फॉर्म में, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कुछ गिवन है, यकीनन कुछ ना कुछ इसका काम होगा। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है, इस सबको भी छोड़ दें। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास है VRMS इक्वल्स टू √3kT/m, वेयर 3 तो कांस्टेंट है, T रिप्रेजेंट द टेम्परेचर, M इज़ द मास, व्हाट इज़ K। तो ये K आप लोग के लिए एक अननोन चीज़ है, इस K के बारे में ही मुझे थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी। ये K कहलाता है, इस K को हम बेसिकली कहते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, वेयर व्हाट इज़ के बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट क्या है? अच्छा ये बात तो आपको पता है ना कि एक मोल के अंदर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एक मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये बात सबको पता है। तो अच्छा, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की एक मोल की वैल्यू क्या होती है? 8.313 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो एक मोल का मुझे एवोगैड्रोस नंबर के मुताबिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स भी पता है, उसके साथ साथ मुझे इसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी पता है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करना चाहूँ, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करना चाहूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स में 8.313 मेरे पास आर की वैल्यू मौजूद है। क्या मतलब भाई, इन दोनों को ना बेसिकली कंपेयर किया गया है मोल को रख के। एक मोल बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स के, एक मोल बराबर है 8.313 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। तो दोनों एक एक मोल है, वन वन मोल है, मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया और मुझे रिजल्ट ये मिला कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स बराबर हैं 8.313 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ने करा क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ने बोला भाई ये तो आप मुझे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बता रहे हो, आप मुझे वन मॉलिक्यूल की वैल्यू बताओ। तो वन मॉलिक्यूल में क्या करूँगा, सिंपली ये जो वैल्यू है इसको मैं डिवाइड में भेज दूँगा। ये वैल्यू है, बिल्कुल मैंने वैसे ही काम किया, वो जो हमने
पी इक्वल टू 1/3 रॉ वी माइनस टू में जो काम किया था ना, वो जो वॉल्यूम का जिक्र था कि एन वॉल्यूम के लिए इतना इसका वॉल्यूम है, और अगर मैं यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ तो एन डिवाइड में चला गया था। तो बिल्कुल एज इट इज़ मैंने वही काम किया है कि इतने मॉलिक्यूल्स के लिए इतना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, लेकिन अगर मुझे एक मॉलिक्यूल का चाहिए होगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में गया और मेरे पास ये के यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल केल्विन इनवर्स। ये वैल्यू आप लोगों को रटनी है, जस्ट लाइक जैसा आप लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद किए हुए हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट याद किया है, वैसे ही आपको ये रटना है। तो अगेन कम बैक टू दी क्वेश्चन। तो के की वैल्यू देखें, ये टेम्परेचर गिवन है, के ये जो था, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कांस्टेंट है, ये मेरे पास कैसे कांस्टेंट आया, आपको क्लियर हो गया। 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 जूल पर केल्विन वैल्यू है इसकी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, आपने कहीं टेम्परेचर सेंटीग्रेड में रख दिया कि केल्विन में रख दिया, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग चलाओ। टेम्परेचर केल्विन में इसलिए रखा है कि मेरे पास जहाँ के आएगा वहाँ पे जूल पर केल्विन दिख रहा है, अगर मैं केल्विन यहाँ है, सेंटीग्रेड यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए मैंने केल्विन में रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ कांस्टेंट्स के जो तुम्हें कांस्टेंट्स गिवन होंगे जिस क्वेश्चन के अंदर, उसके कांस्टेंट की यूनिट पर गौर करना है। ठीक है, और उसके हिसाब से टेम्परेचर सेट करना है। ठीक है, तो या इतनी सी बात याद कर लो कि जहाँ भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज़ होगा वहाँ पे केल्विन के अंदर काम होगा। सही है, तो VRMS मुझे मालूम करना है। अब मैंने फॉर्मूला पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें मास कैसे आएगा, तो आप वहाँ पे गौर करें, वहाँ पे मेंशन है मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, उसमें दो मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन्स होते हैं बेसिकली। इसलिए मुझे अगर मास निकालना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो मुझे मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने एहतियातन ऊपर लिख दी, अपने पास नोट करके इनको रट लीजिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.6724 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन की भी एज इट इज़ तकरीबन सेम ही होती है, 1.6748, इतना फ़र्क है बस 48 का और 24 का, एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत डिफरेंट होता है, 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो इससे भी वैल्यू याद हो सकती है। इसके साथ साथ इस कैलकुलेटर के अंदर भी ये पैरामीटर यूज़ है हुआ है, MP, MN एंड ME, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट +7 की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 एक्सपोनेंट माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय दिस। सिंपल मेरे पास VRMS आ गया, क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मेरे पास मीटर पर सेकंड की फॉर्म में ही आएगी। अच्छा, बाकी जो काम है हम लोग कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।